हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टॉक विद रजत के न्यू एपिसोड में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जयपुर का, राजस्थान का हर एक बच्चा और व्यक्ति इनको अच्छे से जानता है। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र सिंह रावत सर, जो कि डायरेक्टर हैं रावत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के। बहुत ही कमाल के मोटिवेशन स्पीकर और सोशल वर्कर भी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। थैंक यू सर। अभी मैं आपके ऑफिस में आ रहा था तो आपकी लॉबी से होकर गुजरा। मैंने सोचा कुछ लिख लूँगा स्क्रिप्ट के लिए। वहाँ पर इतने सारे अवार्ड देखे मैंने सोचा मैं क्या क्या लिखूँ। फिर जाकर स्टाफ से पता चला कि अब तक आपको 200 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं जी। अब कुछ मैंने लिखे, उसमें से भारत गौरव अवार्ड है, संस्कार गौरव अवार्ड है, बेस्ट एजुकेटर अवार्ड है, और इंडिया के नहीं बचे तो आप मॉरिशस जाकर भी अवार्ड लेकर आ गए, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर अवार्ड। तो सर, एक सामान्य नरेंद्र से दी नरेंद्र सिंह रावत बनने तक का सफ़र कैसा रहा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। सिंस 2008 में मेरी ये शुरुआत हुई थी। दैट टाइम आई वाज इन सेकेंड ईयर। तब मैं सेकेंड ईयर में था। पिताजी के साथ धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करा, देखना स्टार्ट करा, उनकी स्ट्रगल को देखना स्टार्ट करा। तो लगा कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जी। तो तभी से ये शुरुआत हुई। तब मैंने हमारे स्कूल को ज्वाइन करा, देखा, सीखा, समझा। फिर धीरे धीरे एक मज़ा आने लग गया। मज़ा आते आते ये कारवां जुड़ता गया और ये सब चीज़ें होती गई। तो सर, सेकंड ईयर में आपने ज्वाइन किया, और उससे पहले मतलब आप किस फील्ड से थे, मतलब किस एजुकेशन आपकी किस में? स्कूलिंग तो मेरी सेम रावत स्कूल से हुई थी। रावत स्कूल से ही मतलब आप पढ़े? ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था कि अपनी स्कूल से ही पढ़ना। फिर देन आई हैव डन बीकॉम इन सुबोध कॉलेज एंड आई पीएम इन जयपुर। आई हैव डन एमबीए। तो ये मेरी एजुकेशन रही भी है। तभी से मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि बचपन मेरा देखा मैंने अपने माता पिता को बहुत गरीबी में ये सब चीज़ें देखी, स्ट्रगल करते हुए देखा, मेहनत करते हुए देखा, लोगों की हेल्प करते हुए देखा। तभी से मुझे ये चीज़ मेरे मन में आई कि मुझे भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने अक्सेंदर वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करी 2021 में। हालांकि ये काम मैं बहुत पहले से ही कर रहा था। अपनी यंग जनरेशन जब मैं इस कॉलेज में आया तब से मैं ये काम कर रहा था, क्योंकि मेरा बचपन मैंने हमेशा अपने माता पिता को दूसरों की मदद करते हुए ही देखा था जी। बट जब मुझे लगा कि मुझे एक अपनी खुद का एक एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी डेवलप करनी है, तो 2021 में मैंने इसकी एक शुरुआत करी। इसमें हम लोग अभी इन चंद टाइम पे ही हम लोगों ने 21,000 परिंदे अभियान हम लोगों ने लास्ट ईयर, और इस साल अप्रॉक्स 11,000 परिंदे अभियान चलाया हम लोगों ने। ठीक है। चाहे वो गौ सेवा हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वस्त्र दान हो, पुस्तक दान हो, अन्न दान हो, शिक्षा दान हो, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम लोग हमारे सोसाइटी के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग हमारे बच्चों में ये चीज़ डेवलप करते हैं। आज आप देखेंगे मेरे चाहे चैनल के माध्यम से या हर घर में हमारा जो बच्चा है, जो हमारे ग्रुप का बच्चा है, 12,500 बच्चा है, वो इन सब चीज़ों को हमारे वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से ये घर में, सोसाइटी में ये काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे कि एक शुरुआत एक बहुत छोटे से रूप में करी गई थी, और आज ये बहुत बड़े लेवल पे ये एनजीओ बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, जहाँ बच्चा अपने पेरेंट्स का हो, अपने सोसाइटी का हो, परिंदा अभियान हो, वस्त्रदान हो, अन्नदान हो, जितनी भी तमाम तरीके की चीज़ें जो हम लोग करवा रहे हैं हमारे बच्चों से, वो कर रहे हैं। बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सर, अभी आप बता रहे थे कि आपकी एजुकेशन जो है वो रावत स्कूल से जी, जी, जी। और बीएस रावत सर ने जो है 1983 में विवेक विहार से रावत स्कूल की शुरुआत की थी। उससे पहले बीएस रावत सर जो हैं वो खुद प्रोफेसर रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक मुझे पता है। तो ऐसे में स्कूल में पढ़ना, और जब आप ही के पिता डायरेक्टर हों स्कूल के, तो कितना मुश्किल हो जाता है या आसान हो जाता है ये सफर? नहीं, ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब भी हम लोग होमवर्क नहीं होता था या एब्सेंट होते थे किसी भी रीज़न से, या नंबर कम आते थे, तो हमारी पिटाई ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारे पिताजी ने स्पेशली कह रखा था हमारे टीचर्स को कि ये नहीं करेगा तो इसके 4 डंडे एक्स्ट्रा मारने हैं। और हमारा रावत स्कूल सोडाला बहुत ही फेमस हुआ करता था इस टाइम पे, बहुत फेमस है। वहाँ पिटाई को लेके बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। नो डाउट। इसको लेकर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसी तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक तरफ से आप देखें तो, क्योंकि मेरे खुद के बड़े भैया
उसी स्कूल से पास आउट जी 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 तो उन्होंने मुझे बताया। तो नो डाउट वहाँ मेरिट्स बहुत आती थी, बिल्कुल, अभी भी आती है। हमारे स्कूल की भी अभी रिया सहगल बच्ची है CBSE में ह्यूमैनिटीज़ में, उसकी 99.40% आई है। ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया बच्ची ने, राजस्थान में टॉप किया, जयपुर में टॉप रही है बच्ची। और ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन को लेके, मॉरल वैल्यूज़ को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके, ये बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग ये बच्चों को ट्रेनिंग सिखाना बताना ये बहुत रहता है हमारा। तो स्कूल की अपन बात कर रहे हैं, तो कोई स्कूल की ऐसी मेमोरी जो आज तक याद हो कि यार उस टाइम पे मस्ती कर दी थी तो बहुत सज़ा मिली, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो आज तक याद करके आप कभी अकेले मुस्कुराते हो? मैं बहुत ही नोटी हुआ करता था हमारे स्टूडेंट टाइम पे। जब मैं स्कूल में था तो हमारा कुछ ऐसे ही कुछ लोगों का ग्रुप हुआ करता था, बहुत मस्ती भी करते थे। किसी न किसी बहाने से हम लोग अनडिसिप्लिन क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आता था, तो उसके लिए पिटाई भी बहुत होती थी। तो कुछ पल याद आते हैं कई बार। तो कभी स्कूल बंक किया आपने? नहीं, ऐसे ये इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ मैंने अपने लाइफ में नहीं करी है कि स्कूल बंक करना या कॉलेज बंक या कोई भी गलत तरीके की हंसी मजाक, किसी को छेड़ना, परेशान करना, वो जेन्युइन छोटी मोटी चीज़ें करी है। तो सर जब मैं आपके बारे में अभी पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, तो मुझे पता चला कि आप स्टडीज़ के लिए पुणे भी गए थे और वहाँ पर भी कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ। मैं उस समय स्कूल ज्वाइन कर ही लिया था, मैंने बताया आपको, सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर लिया था। मुझे मज़ा आने लग गया था काम में। आई लव माई वर्क। लाइक सर, सबसे पहला काम आपको क्या मिला कि मतलब जैसे कि BS रावत सर उस समय नो डाउट वो संभाल रहे थे सारी चीज़ें, तो आप मतलब इसमें एंटर कैसे हुए? पहला काम आपको सर ने क्या दिया कि नरेंद्र ये काम करना है आज? पहली जिम्मेदारी क्या मिली? ऐसा कोई मुझे आज ऐसा कोई याद तो है नहीं कि मुझे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिली थी, बट देख रहा था, सीख रहा था। उस समय मेरा सीखने का एक टाइम हुआ करता था कि उनके साथ जाता था, उनको देखता था कैसे वो काम करते थे, कैसे बातें करते थे, कैसे डील करते थे, कैसे वो टीचरों को मोटिवेट करते थे। तो वो धीरे धीरे मैंने उनसे सीखा और मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रहा जो बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशनिस्ट हुआ करते थे। बिल्कुल। जिनकी जो एक KVs के थे, रिटायर्ड थे, और भी ऐसे लोग जिनसे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। तो वो चीज़ मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी है, आगे बढ़ने की कोशिश करी। सर ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि स्कूल में जब हम जाते हैं और अपने टीचर्स को देखते हैं, प्रोफेसर्स को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक दिन मैं भी टीचर बनूंगा? तो आपके मन में ख्याल नहीं आया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ करता था। मेरी एवरेज परसेंटेज ही रहती थी। कभी सपने में नहीं सोचा कि टीचर बनूंगा, लाइफ में नहीं सोचा था। समय था, बड़ों का आशीर्वाद था, पेरेंट्स की गाइडेंस थी और रास्ता अपने आप मिलता रहा और आगे बढ़ता रहा। ठीक है। तो सर कुछ तो मतलब एजुकेशन फील्ड में आने से पहले हर किसी का ड्रीम रहता है। लाइक बचपन में कोई नहीं सोचता कि मैं बाद में जाके स्कूल बनाऊंगा या कॉलेज बनाऊंगा या फिर टीचर बनूंगा। खासकर बच्चों का सपना यही होता है कि एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, और ये चीज़ें बचपन से रटा दी जाती है आजकल बच्चों को। तो आपके माइंड में क्या था कि क्या बनना है बड़े होकर? कुछ तो ड्रीम होगा सर डेफिनेटली। लगता तो यही था कि कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्टिस्ट बनूंगा लाइफ में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, आई लव स्पोर्ट्स, आई लव पेंटिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी आती थी, बचपन में भी बनाता करता था। सिंगिंग भी थी मेरी, काफ़ी हद तक ठीक थी। हर चीज़ में था कि कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पे चला जाऊंगा। बट लाइफ का एक टर्न पीरियड ऐसा आया, उस समय की बात है जब मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरा एक ग्रुप हुआ करता था 8-9 लोगों का। तो उसमें हमारे करीबन 6 जो मेरे फ्रेंड थे वो फेल हो गए थे, और मैं और मेरा एक दोस्त थे जो पास हुए थे। तभी से मुझे लगा कि नहीं यार, लाइफ में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो स्ट्रगल मैंने देखा, अपने माता पिता को देखा किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वो बचपन कहीं ना कहीं मैंने भी फेस करा था कि इस लेवल पे हम लोगों का था नहीं, परिस्थितियाँ इतनी अच्छी थी नहीं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें मुझे लगा कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तब ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं शुरुआत। 50 टीचर्स के स्टाफ के साथ, टोटल स्टाफ के साथ रावत स्कूल की शुरुआत हुई? नहीं, 50 बच्चों के और 5 टीचर के साथ ये शुरुआत हुई थी। पिताजी ने करी थी सिंस 1983 में। ओके। तो आज सर कितना स्टाफ है एजुकेशन ग्रुप में? आज हमारे लगभग 600 के अबव केवल टीचर्स है, और अदर स्टाफ मिला के करीबन 800-900 के आसपास में स्टाफ है हम लोग। मतलब 5 लोगों के स्टाफ से शुरू हुई, आज आपने कहाँ तक पहुँचा दिया। और
बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले मेरे माता पिता को, दूसरा उन समस्त कर्मठ टीम को जिन्होंने रावत ग्रुप को अपने लंबे समय तक साथ दिया। मैं अपने स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही हमारे उन वंडरफुल बच्चों को जो इस ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर हम जब पढ़ाई की बात करते हैं तो जिस टाइम पर आप स्कूल में थे या फिर मैं स्कूल में था, तो उस समय एक तरीका अलग था एजुकेशन का। बिल्कुल उस समय पे थोड़े से स्कूल में जो है सब स्ट्रिक्ट भी होते थे और कई बार मार पड़ी होगी आपको भी, आई एम श्योर, मुझे भी पड़ी है। बट आज ट्रेंड चेंज हो चुका है सर। आज हम देखते हैं कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जाता, बहुत प्यार से उन्हें समझाता, अच्छी बात है ये। लेकिन वहीं पर हम जब बात करते हैं न्यू एजुकेशन की, तो एक तरफ हम बच्चों को बोलते हैं कि स्क्रीन से दूर रहो, एक टाइम तक फ़ोन का यूज़ मत करो, लैपटॉप का यूज़ मत करो। बट वहीं पर ब्लैक बोर्ड जो है वो स्मार्ट बोर्ड में बदल चुका है। तो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर कंट्रोल करते हैं और कैसे न्यू जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी, उसको एक्सेप्ट करते हुए बच्चों को कैसे गैप दिया जाए कि वो इनसे पूरी तरीके से इन पे बेस्ड ना हो? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग भी है। भारत एक गुरुकुल का देश हुआ करता था। बिल्कुल। जहाँ भगवान राम कृष्ण से लेकर पांडवों ने सभी ने गुरुकुल में शिक्षा ली है जी। योग, ध्यान, शास्त्र, शस्त्र, कला, संगीत, नृत्य, सभी तरीके के गुण, कौशल, विद्या सिखाई जाती थी जी। समय बदला, परिस्थिति बदली, NEP आ गया, डिजिटल एजुकेशन आ गया। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ ड्रोन बनने लग गए, रोबोट बनने लग गए, हाई टेक लेवल तक चीज़ें डेवलप हो चुकी है। एजुकेशन का स्तर भी नो डाउट बहुत बेहतरीन लेवल पे जा चुका है। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया भी है बच्चों के लिए, बट बात जब करी जाती है जहाँ अच्छा होता है वहीं बुरा भी होता है। अब जहाँ ये डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया है, चीज़ें आ गई है, बच्चे मोबाइल स्क्रीन को छोड़ नहीं पा रहे, आइस ख़राब हो रही है बच्चों की, कहीं ना कहीं ब्रेन में भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, इसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है जी। कि बच्चा स्क्रीन टाइम को कितना यूज़ करेगा, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों को बताना और गाइड करना। साथ ही उन पेरेंट्स को समझाना कि बच्चों को कितने टाइम के लिए ही मोबाइल और लैपटॉप इस तरीके की चीज़ें दी जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेब सीरीज़ हो, चाहे मोबाइल में नेटफ्लिक्स और इस तरीके की तमाम तरीके की साइट्स हैं जहां बच्चों को डाइवर्ट करने के स्रोत अनेक तरीके हैं, जहां गलत मूवीज़ दिखाई जा रही है, गलत वीडियोस दिखाई जा रही है, बच्चा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके। तो ये मेरा मानना है कि इसके लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी। तो सर आप सोशल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं और अक्षेंद्र वेलफेयर नाम से आपने एक सोसाइटी चला रखी है जिसमें जो है ज़रूरतमंदों की पूरी मदद की जाती है। तो सर किसी भी काम की शुरुआत हम करते हैं तो एक लक्ष्य लेकर चलते हैं। इसका क्या लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं कि एक दिन ये काम अपने को करना है और ये टारगेट है? अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना 2021 में करी गई थी और इसका बेसिकली उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना, मदद करना, ये एक मेरा बेसिकली एक मोटो था, उद्देश्य था। और आज जब मैं देखता हूँ कि इस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, चाहे वो परिंदा अभियान हो, चाहे वो गो सेवा हो, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हो, अंग दान, वस्त्र दान, शिक्षा दान, सेवा दान, समय दान, श्रम दान, तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग हमारी सोसाइटी को देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा शुरू से उद्देश्य रहा था कि एजुकेशन के साथ साथ मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, हमारे देश के लिए मैं कुछ करूं। और मैं जब भी ये सब चीज़ें देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि सोसाइटी में नो डाउट भारत विकसित देशों की उसमें कहीं ना कहीं आगे, विकासशील देश है, विकसित देश में पहुँचेगा, आज नहीं आने वाले टाइम में ज़रूर पहुँचेगा। बट जब मैं देखता हूँ हमारे देश की गरीबी को, हमारे देश की युवा पीढ़ी जो आज ही बेरोजगार है, जो आगे बढ़ने के लिए तमाम तरीके के संघर्ष कर रही है, देख रही है, तो इनको मैं अपने लेवल पे, मेरी पूरी टीम के लेवल पे जितनी हो सके मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर एक जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, खासकर सोशल वर्क करते हैं, तो समाज के बहुत सारे लोग और खासकर एक फील्ड के लोग जो हैं ये कहते हैं कि सोशल वर्क कर रहे हैं, जरूर मकसद होगा शायद पॉलिटिक्स में जाना हो। तो आपने कभी सोचा है नहीं, कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटिक्स में जाना है या फिर बचकर रहना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में है नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिशियन है ही, नो डाउट, चाहे वो है। यानी मेरे कहीं ना कहीं पिताजी
के कॉन्टेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। या मेरे इन लॉस के कॉन्टेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स में। मेरा भी शुरू से उठना बैठना कहीं ना कहीं रहा है, बट मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अभी फ़िलहाल। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन देना, एक सोसाइटी के लिए एक बेहतर इंसान बनाना, ये एक मेरा मकसद है और मेरा एक उद्देश्य है मेरे जीवन का अभी फ़िलहाल। लेकिन सर, अगर आप कोई संवैधानिक अंग बनते हैं तो शायद जो आपका मकसद है उसको पूरा करने में शायद आपको और आसानी हो। मे बी आगे ईश्वर तय करेगा, आगे मेरी किस्मत तय करेगी, बट मेरा जो फ़िलहाल अभी जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है। सर, आपकी जब एजुकेशन चल रही थी तो आपने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच किया था, सही बात है? जी जी जी। तो सर, कई बार हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये जिस तरीके से देश में जातिवाद है उसी तरीके से एजुकेशन फील्ड में कन्वर्ट होने लगा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं गैप है दोनों फील्ड के बच्चों के बीच में। जी जी। हिंदी मीडियम के बच्चे अलग अपने आप में काबिलियत रखते हैं, नो डाउट, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी काबिलियत रखते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम को जो है और इंग्लिश को जो है ज़्यादा वो वैल्यू दी जाती है। तो आपको लगता है कि दोनों एजुकेशन में अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से 90% ला रहा है, इंग्लिश से 90% ला रहा है, तो दोनों की काबिलियत में कोई फ़र्क है? देखिए, बेसिकली तो मैं अपनी खुद की बात बोलना चाहूँगा। आई हैव डिड सोडाला स्कूल हिंदी मीडियम। आई वाज हिंदी मीडियम स्टूडेंट। देखो, भारत को वैसे 2 भागों में बांटा गया है, एक हमारे देश को, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया जैसे आप बात करें मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, जयपुर। अब आती है बात दूसरी भारत की, वो हमारे कहीं ना कहीं गांव। आज भी भारत का लगभग 60% एरिया गांव का है। आज ही हमारा देश गांव का देश कहा जाता है, और क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि 60% आबादी आज भी हमारे जो लोग रह रहे हैं वो गांव में रह रहे हैं। नो डाउट, स्मार्ट सिटीज़ की बात करी जाए, इंडिया की बात करी जाए, वहाँ पर बेहतरीन एजुकेशन है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, फैसिलिटीज़ है, रिसोर्सेज हैं। और वहीं दूसरी बात करी जाती है हमारे भारत की, जो गाँव का एक 60% आबादी जो लगभग रह रही है हमारी फ़िलहाल, वहाँ इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। रिसोर्सेज की कमी है, टेक्निक की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, बहुत सारी कमी है। वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे जो हमारे यहाँ के शहर के बच्चे पढ़ पाते हैं। बट फिर भी आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, चाहे IAS की बात करी जाए, चाहे RS की बात करी जाए, चाहे टॉप लेवल के ऑफिसर्स की बात करी जाए, वो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं गांव के बच्चे ही निकलते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे ही निकलते हैं, एक सरकारी स्कूल के ही बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल सर, एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि फिजिकली और मेंटली जो है वो गाँव के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। जी जी, ये बिल्कुल ट्रू है। तो सर, जैसे कि आज आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच चुके हैं, तो एक टाइम के बाद होता है कि शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। ऐसे में अपने दोस्तों के लिए, अपने जो चाहने वाले हैं उनके लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? और अपने फ्रेंड्स से मिलना होता है, उनके साथ मस्ती करते हैं? वैसे तो हमारा जॉइंट फैमिली है। मेरे भाई हैं, बड़ा ब्रदर है, छोटा ब्रदर है, डॉक्टर विकास है, बड़ा वाला है, सेम एजुकेशन फील्ड में है। मेरे कज़न्स हैं। मेरे फ्रेंड सर्किल तो इतने रहे नहीं शुरू से। रीज़न ऑफ दैट मेरा जो डिसिप्लिन है लाइफ का, जो मॉर्निंग 5 o'clock से स्टार्ट होता है और वो कहीं ना कहीं 8 o'clock 8:30 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ये मेरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है। सुबह मॉर्निंग में योगा करना, जॉगिंग करना, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock अप्रॉक्स यहाँ स्कूल में आना, इवनिंग तक रहना, नाइट तक वर्किंग करना, ये थोड़ा सा मेरा शेड्यूल रहा है। मैं जब बिफोर मैरिज मैं अप्रॉक्स 14 ईयर्स तक मैं काम करता था। अभी भी अप्रॉक्स मेरा शेड्यूल 12 to 14 ईयर्स के आवर्स के आसपास तक का रहता है। फैमिली को टाइम देता हूँ, समय देता हूँ, बच्चे के साथ खेलता हूँ, इवनिंग में उसके साथ गार्डन जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फ्रेंड सर्किल मेरा शुरू से इतना नहीं रहा। रीज़न ऑफ दैट मैं इतना समय नहीं दे पाया अपने टाइम पे, ना भी दे पा रहा हूँ। फैमिली को टाइम दे पाता हूँ, पेरेंट्स को देता हूँ, अपने ब्रदर्स के साथ रहता हूँ, अपने बच्चे को समय देता हूँ, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यही कहीं ना कहीं मेरी एक लाइफ है, जीवन है जो चल रहा है। नहीं सर, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी का होता है। लाइक आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप सबके लिए बहुत टाइम निकालते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। जी जी जी। लेकिन एक टाइम के बाद आप काम में लग जाते हैं तो कई बार आपके दोस्त का फोन आता है, यार आजकल तो भूल ही गया, याद ही नहीं करता, मिलता ही नहीं, तो बड़ा आदमी हो गया। नो डाउट मेरे स्कूल के कई बार फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, क्रिकेट के लिए बुलाते हैं। आई लव क्रिकेट, आई लव बैडमिंटन, स्पोर्ट्स प्लेयर भी रहा हूँ मैं बचपन से, मज़ा आता है खेलने में। तो कई बार उनका फ़ोन आता है, बुलाते भी हैं, तो लगता है तो ज़रूर जाता हूँ मैं उनके साथ। सर,
आज के नरेंद्र सिंह रावत में एनएसआर और पुराने नरेंद्र सिंह रावत में जो है बहुत फ़र्क है, फाइनेंशियली भी कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो लाइफ स्टाइल में सर कैसा चेंजेस आए हैं और क्या चेंजेस आज हैं और पुराने वाले नरेंद्र में क्या चेंजेस हैं? मुझे तो नहीं लगता कि सर मेरे पहले और अब में लाइफस्टाइल में कोई अंतर होगा। मैं वैसे ही नॉर्मल जैसे मैं पहले रहता था वैसे ही मैं आज रहना पसंद करता हूँ। नो डाउट काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, परिस्थितियाँ बदल गई है, बट मुझे जो लगता है कि जीवन बड़ा सादगी होना चाहिए, जो एक जीवन को अच्छे जीवन को जीने के लिए। वही चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी, वही चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, वही चीज़ हमारा कहीं ना कहीं फैमिली वैसे ही रहना पसंद करती है ज़्यादा। फिर भी सर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का शौक़ सभी को होता है कि जैसे कि किसी को होता है कि अच्छे कपड़ों का शौक़ होता है, किसी को वॉच कलेक्शन का शौक़ होता है, कार कलेक्शन का शौक़ होता है, आपको किसी मुझे काम का शौक़ है। लाइक सर किसी चीज़ का कलेक्शन तो करते ही होंगे, नो डाउट। ठीक है, प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कपड़े लेना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, तो सर किस टाइप का आप मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं? वैराइटीज़, शर्ट हो गए या ब्लेज़र हो गए, बॉस कोट हो गए, इस तरह के ट्रेडिशनल रहते हैं कॉस्ट्यूम्स मेरे। ठीक है, तो सर जैसे कि आज रावत स्कूल है और कॉलेज है, खासकर मैं स्कूल की बात करूंगा तो जयपुर के हर कोने में जो है रावत स्कूल का बच्चा है। जी। ऐसे में कभी वॉक पे निकलते हैं, वहाँ निकलते हैं, तो ऐसा तो होता होगा ना कि मम्मी देखो सर जा रहे हैं? नहीं, ये तो आप मान के चलिए, ये तो मैं जयपुर में हूँ, चाहे राजस्थान हूँ या चाहे राजस्थान के बाहर हूँ, कहीं ना कोई ना कोई बच्चा हमें कहीं ना कहीं मिलता ही है। और बड़ा प्राउड फील होता है जब बच्चे को हम देखते हैं कि वो अपनी एक अच्छे मुकाम पे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। बड़ा गर्व फील होता है जब वो पब्लिक के बीच में हम रहते हैं, जब वो पाँव छूता है हमारे या नमस्कार करता है, तो बड़ा गर्व फील होता है, हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। तो सर कभी ऐसा होता है कि आपको मन हो रहा है स्ट्रीट फूड खाने का और निकल गया और मैं चल जाता हूँ, बैठता हूँ, वहीं पर ही खाता हूँ। अच्छा, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सर मतलब हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड की, तो नॉर्मली क्या आपका शेड्यूल क्या रहता है? मतलब जब आप स्कूल सुबह मॉर्निंग जल्दी आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे आप आ जाते हैं, स्टाफ बता रहा था और आपने भी बताया, तो टिफ़िन वगैरह लेकर आते हैं या फिर क्या शेड्यूल क्या रहता है? डे आपका डे आउट कैसा है ये बताइए। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग मेरा नारियल पानी से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, योगा देन योगा, फिर आफ्टर के माय होम, फिर देन आई हैव टेक स्प्राउट्स या पोहा, इस तरीके का फूड्स रहता है। फिर मैं अपना टिफ़िन लेके कैरी करके आता हूँ। आफ्टर 10:30 o'clock मेरा लंच और मॉर्निंग का जो एक ब्रंच जिसे अपन कह सकते हैं वो रहता है। और उसके बाद फिर देन इवनिंग में मैं कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर 8 o'clock अप्रॉक्स 7:30 to 8 o'clock के इन बिटवीन मेरा डिनर हो जाता है जी। ये एक मेरा बेसिक रूटीन रहता है डाइट को लेके। तो मतलब सर वो रूटीन अभी तक मेंटेन चल रहा है जो स्कूल टाइम से फॉलो कर रहे थे? जी। बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं मेरे को, और अच्छा भी लगता है जब वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिस लार्ज स्केल पे, या जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो बड़ा पसंद करते हैं हर चीज़ को लेके, चाहे वो मेरी स्पीच हो, चाहे मैं जब उन लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, बात करता हूँ, वो एज ए एल्डर ब्रदर की तरह ही मुझसे बात करना पसंद करते हैं, और मैं भी उनको एज ए छोटे ब्रदर सिस्टर के रूप में ही देखना पसंद करता हूँ। वो एक टाइम हुआ करता था एजुकेशन का, जब टीचर गुरु की बात होती थी, जब डर लगता था कि उनसे बात करे नहीं करे, कहीं पिटाई तो नहीं हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस मॉडर्न टाइम पे एक मॉडर्न गुरु होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि रावत स्कूल में कोई इवेंट वगैरह होते हैं और बच्चों की प्रिपरेशन चल रही होती है, तो आप जाते हैं उसमें कि मतलब शामिल होते हैं उसमें? ऑफ कोर्स क्योंकि कई बार होता है सर स्कूल के डायरेक्टर केवल स्टेज पर नजर आते हैं। नहीं, बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा, वो सब चीज़ मैं देखता हूँ, नोट करता हूँ। फिर उसको हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम लोग हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं स्कूल्स में, जितने भी हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो टोटली बेस्ड होता है मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड। आज हमारे भारत वैसे त्योहारों का देश है, हर तरीके के फेस्टिवल हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो क्रिसमस डे हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। हम लोग यहाँ पर ऐसे बच्चों को बुलाते हैं, नीडी बच्चों को, आसपास के सोसाइटी के एनजीओ के बच्चों को बुलाते हैं। उन बच्चों को हम लोग उनके साथ यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। जब उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, बड़ा ही गर्व महसूस होता है, बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। वही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सेलिब्रेट करो, इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करो जिन्हें वाकई में एक मुस्कान की वैल्यू पता चले।
और इस तरीके की ट्रेडिशनल हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हम लोग हमारे बच्चों को करवाते हैं और उन्हें भी बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देख के। तो सर आपने बताया कि आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, लाइक सिंगिंग आपको पसंद है और रूटीन आपका बहुत जो है अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। ये तो आप आदर्श हैं बच्चों के लिए, ये रूटीन सबका होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं अक्सर ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है उनको कुकिंग करना बहुत पसंद होता है या फिर ये सब चीज़ें होती है, और डाइट को लेकर आप बता रहे हैं कि आपका शेड्यूल बहुत अच्छा है, तो कुकिंग वगैरह का शौक है आपको, करते हैं? सम टाइम। अच्छा, सम टाइम मैगी बनाना हो या कभी पोहा बनाना हो, ऐसा कुछ हो तो मज़ा आता है तो कर लेते हैं कभी संडे। तो सर आजकल क्या है, पॉडकास्ट की एक बहुत ही कंटेंट की बेसिक नीड है फूड रेसिपी। आपने देखी होगी, बड़ी वायरल होती है, तो है आपकी कोई स्पेशल फूड रेसिपी? मैगी एक बार बनाई थी, वैसे तो बनाता रहता हूँ, स्पेशल रेसिपी की तरफ से आई डिमांड कि आज पिंटू की मैगी खाएंगे, मुझे घर में पिंटू बोलते हैं। अच्छा, निक नेम पिंटू। हाँ, तो जब मैंने बनाया उसको शुरुआत करी, उसको प्रॉपर अच्छे से मसाले प्याज ऑनियन जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बनाया। उन लोगों ने रियल में ऐसे कमेंट्स दिए मेरे को कि हमने अपनी लाइफ में करियर में ऐसी मैगी नहीं खाई है। इवन सर इसमें तो मैं भी पूरा रिलेट करूँगा, मेरे घर में मैगी बनानी होती है, मुझे ही बनानी होती है। सम टाइम अच्छा लगता है, परिवार के साथ जुड़ते हैं, उनको देखते हैं। जो जनरेशन है, क्योंकि आपकी भी सर एज में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप बहुत यंग है, तो शायद हम लोगों की स्पेशलिटी बन चुकी है। हमारी जो जनरेशन है वो मैगी एक्सपर्ट तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, आज का आने जो समय दिख रहा है कि खुद को ही इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आफ्टर मैरिज के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो सब कुछ खुद को ही मैनेज करना पड़ता है कई बार। तो सर कब टेस्ट कराएंगे मैगी? जब आप कहें तभी, एनी टाइम। सर तो मैगी के अलावा कोई स्ट्रीट फूड खास पसंद हो आपको? मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, मुझे मशरूम रोल बहुत पसंद है। अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पनीर टिक्का अच्छा लगता है। सर अपने विवेक विहार की पतासी बड़ी फेमस है, लाल सिंह जी की। हाँ। कॉलेज के टाइम पे खाई थी मैंने। अच्छा, नहीं विवेक विहार में खासकर सर पर्टिकुलर बहुत फेमस है वो एरिया उस चीज़ को लेकर, तो जाते हैं कभी स्ट्रीट पे? मैं जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है। जाता हूँ, सम टाइम जाता हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं यार आज थोड़ा चिल करना है, बाहर का ही खाना है, कुछ करना है, तब जाता हूँ। सर मैं आपका रिसेंटली यहाँ पर आने से पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसकी शुरुआत हुई थी आपकी कार से। जी। स्टार्टिंग में आपकी कार दिखाई गई थी। जी। तो सर स्पेशल मतलब कार का ऐसा कुछ शौक है कि नहीं ऐसा शौक नहीं है, या फिर ऐसा कोई शौक नहीं है। जिन्होंने भी इंटरव्यू लिया था उनको इंट्रोड्यूस कराना होगा कि मैं कौन सी कार चलाता हूं। तो सर अभी कौन सी कार है आपके पास? मेरे पास रेंज रोवर गाड़ी है, स्पोर्ट्स रेंज रोवर। उसके अलावा और कोई? उसके अलावा MG गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, 3-4 गाड़ियाँ और हैं। अच्छा खासा कलेक्शन है कार का। फैमिली में लोग ज़्यादा है तो गाड़ियाँ होनी ज़रूरी भी रहती है। बिल्कुल, वो तो है ही है। तो स्पेशली मतलब SUV पर ज़्यादा आपका वो है कि? नहीं, मुझे सेडान ज़्यादा पसंद है। सेडान ज़्यादा पसंद है। तो आपके पास है भी कोई सेडान? एक टाइम पे हुआ करती थी, अभी मेरे पास ये है फिलहाल। तो प्लान कर रहे लेने की? लेट्स सी, देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। ठीक है सर, आपका समय जो है मैंने आपसे लिया था उससे ज़्यादा मैं एक्चुअली ले चुका हूँ, तो इसको हम लोग जल्दी एंड करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? एक कृष्ण जी की एक बात जो मुझे प्रभावित करती है, जो मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म बिगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो दिन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा बनना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत माता के बेटे हैं, क्या सोचे कि राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, और एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, कल होगा, कल होगा। बच्चों को जितना हो सके लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए जीवन में। जीवन के प्रति एक एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जील होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो आगे बढ़े, मेहनत करें और एंजॉय, लाइफ को एंजॉय से जिए। थैंक यू सो मच सर, होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा हमारे यूट्यूब फैमिली में ज्वाइन होकर। और कैसा रहा सर ऑल ओवर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड रियली। मैंने काफ़ी ब्रॉडकास्ट दिए हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने अचीवमेंट से रिलेटेड।
बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस इज माई गुड। और मुझे लगता है कि मेरी बातों से या मेरी जो एक लाइफस्टाइल से बच्चे मोटिवेट हो, आगे बढ़े और मेहनत ज़रूर करें। तो सर हमारे सब्सक्राइबर को भी कह दीजिए कि अगर लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। ऑफ कोर्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करने में मदद करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।